Hello to all of you. This is the first video provided by me for English vocab. इस वीडियो सेशन में और इनके आने वाले प्लेलिस्ट में जिस पुस्तक से वोकैब के ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसको जानने के पश्चात, जिसको सुनने के पश्चात आप सभी लोगों का वोकैब एक बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा, उस पुस्तक का नाम है 4000 Essential English Words पार्ट 1 बाय पॉल नेशन। इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 30 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर में इन ईच चैप्टर 3 प्रकार के एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स, सेकेंड इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सिनोनिम और एंटोनिम पर आधारित होंगी, और थर्ड जो एक्सरसाइज है वह इन फॉर्म ऑफ पैसेज है, जिस पैसेज में एक कहानी होगी और उस कहानी पर आधारित कुछ सवाल दिए गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पैसेज में जो वर्ड्स के इस्तेमाल किए जाएंगे वह वही वर्ड होंगे जिन्हें पहले चैप्टर में बताया जा चुका होगा। फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक चैप्टर में टोटल 20 वर्ड्स होंगे और प्रत्येक वर्ड्स को एक एक एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब अध्याय को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का सबसे पहला वर्ड है अफ्रेड। सबसे पहला वर्ड है अफ्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रेड? इसके एक्सप्लेनेशन आप देखिए क्या प्रोवाइड कराया गया है। व्हेन समवन इज अफ्रेड दे फील फेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अफ्रेड होता है तो उनके द्वारा फियर फील की जाती है। मतलब जब कोई अफ्रेड होगा तब उनके द्वारा डर का अनुभव किया जाएगा। किसका अनुभव किया जाएगा? डर का। जैसे कि यदि आप इस लेडी के एक्सप्रेशन को देखें तो आपको अनुभव होगा कि यह लेडी डरी होने का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रही हैं। अब एग्जाम्पल पर बात की जाए। द वीमन वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट शी सॉ। इसका मतलब हुआ कि एक महिला ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के कारण वह डरी हुई थी। इसका जो भाव है वह यही है कि द वीमन वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट शी सॉ। एक महिला ने जो देखा उसे देखने के कारण उसने कुछ ऐसा देखा जिस कारण उसे डर की अनुभूति हुई। सो द मीनिंग ऑफ अफ्रेड इज डर। नेक्स्ट वर्ड इज एग्री। नेक्स्ट वर्ड इज एग्री। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसके एक्सप्लेनेशन है टू एग्री इज टू से यस और टू थिंक द सेम वे। इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी से एग्री होते हैं तो आप सामने वाले के विचार को, तब आप सामने वाले के विचार को यस कहते हैं, तब सामने वाले के विचार को यस कहते हैं, क्योंकि आप उस समय बिल्कुल उन्हीं के जैसा सोच रहे होते हैं। थिंक द सेम वे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि देश में गरीबी कम होनी चाहिए, और यदि आपने उन्हें रिप्लाई दिया कि यस आई एम एग्री विथ यू, इसका मतलब कि आप भी उनके इस बात से सहमत हैं और आपकी थिंकिंग भी उन्हीं के जैसे सेम है इस मुद्दे पर। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल दिया जो गया है, द एग्जाम्पल इज ए। एक कैरेक्टर है, वो कहता है द फूड इज वेरी गुड इन द रेस्टोरेंट। ए के द्वारा कहा गया कि इस रेस्टोरेंट में जो भोजन है वह बहुत अच्छा है। द फूड इज वेरी गुड इन दैट रेस्टोरेंट, कि उस रेस्टोरेंट में भोजन बहुत अच्छा है। तो बी के द्वारा क्या रिप्लाई दिया जाता है देखिए। देन बी कहता है आई एग्री विथ यू। इसका मतलब यह हुआ कि बी उसके इस बात से सहमत है। सहमत होने का मतलब है कि बी भी यह मानता है कि उस रेस्टोरेंट में सही मायने में भोजन अच्छा मिलता है। थर्ड वर्ड है एंग्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्री? तो एंग्री के लिए एक्सप्लेनेशन देखा जाए। व्हेन समवन इज एंग्री, जब कोई एंग्री होता है, दे मे वांट टू स्पीक लाउडली और फाइट। ये
टेंडेंसी को लेकर के बोली जा रही है कि जब कोई व्यक्ति एंग्री होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, एंग्री होता है, तो वह चाहता है या वह चाह सकता है जोर से बोलने के लिए या लड़ने के लिए। इट्स मीन व्हेन अ पर्सन इज एंग्री दे ट्राई टू स्पीक लाउडर और दे वांट टू स्टार्ट फाइट। तो ये होता है एंग्री का मीनिंग। एंग्री का जो हिंदी होता है वो होता है गुस्सा। अब इसके एग्जाम्पल को समझा जाए। एग्जाम्पल है सी डिडंट डू हर होमवर्क सो हर फादर इज एंग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, जिस कारण उनके पिताजी उससे गुस्सा हैं, उनसे नाराज हैं। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन को समझा जाए। टू अराइव इज टू गेट टू और रीच सम प्लेस। इसका मतलब हुआ कि अराइव का मतलब होता है किसी स्थान पर। अराइव का मतलब होता है किसी स्थान पर पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना, सम प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, द एग्जाम्पल इज द बस ऑलवेज अराइव्स एट द कॉर्नर ऑफ माई स्ट्रीट एट 4। यहाँ पर बोली जा रही है कि उसके गली के किनारे पर, उसके गली के किनारे पर जो बस है वो पहुँच जाती है 4 बजे। कब पहुँच जाती है? 4 बजे। तो यह इसका अर्थ था। नेक्स्ट वर्ड इज अटैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक? तो इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। टू अटैक इज टू ट्राई टू फाइट और टू हर्ट। इसका मतलब हुआ कि अटैक करने का मतलब होता है, अटैक करने का मतलब होता है किसी से लड़ने का प्रयास करना या उससे चोट पहुंचाने का प्रयास करना। इसके एग्जाम्पल देखी जाए। सो द एग्जाम्पल इज द मैन विथ द स्वॉर्ड अटैक्ड द अदर मैन फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने तलवार के सहायता से अटैक किया, आक्रमण किया दूसरे व्यक्ति को पहले। यहाँ जो सीन दिखाई जा रही है इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से याद रखना है कि स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, SWORD। नेक्स्ट वर्ड इज बॉटम। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉटम। तो अब बॉटम जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटम? तो बॉटम के मीनिंग को बताने के लिए प्रस्तुत लाइन है, द बॉटम इज द लोएस्ट पार्ट। इसका मतलब होता है कि जो बॉटम है इसको हिंदी में कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल। यह किसी भी चीज़ का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, सबसे निचला। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि यहाँ पर एक बकेट है, यह एक बकेट है, बाल्टी, और मान के चलिए कि यहाँ पे वाटर है और इस वाटर में अगर मान के चलिए एक कॉइन को डाला गया, एक कॉइन को डाला गया, और वह जो कॉइन है अगर यहाँ से जाते जाते यहाँ पर, यहाँ नीचे जा कर के बैठ जाए तो कहा जाएगा कि ये जो कॉइन है, ये जो कॉइन है ये बॉटम में है। कहाँ पे है? बॉटम में है। किसके बॉटम में? तो बकेट के। किसके? बकेट के। तो बॉटम का मतलब होता है तल, सबसे निचला पार्ट, द लोवेस्ट पार्ट। अब इसके लिए देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है। एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो है द बॉटम ऑफ माई शू हैज़ अ होल इन इट। इसका मतलब होता है कि मेरे जूते के जो सबसे निचला हिस्सा है, द बॉटम ऑफ माई शू, मेरे जूते के जो सबसे निचले हिस्से है उसमें एक छिद्र है। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो में ये प्रस्तुत किया गया है इन अ फिगरेटिव वे कि यहाँ एक शू है और यहाँ पर देखिए यहाँ एक होल है। तो इसी के बारे में बोली जा रही है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेवर? सो द मीनिंग इज व्हेन समवन इज क्लेवर दे कैन सॉल्व अ हार्ड पजल और अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति चालाक है, यदि कोई व्यक्ति क्या है? चालाक है। यदि कोई व्यक्ति चालाक है तो वह सॉल्व कर सकता है। क्या सॉल्व कर सकता है?
हार्ड पजल या प्रॉब्लम को, कोई कठिन सा पहेली को या किसी कठिन से समस्याओं का हल निकाल सकता है। कौन? जो चालाक होते हैं, द पर्सन हु इज क्लेवर। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं द क्लेवर बॉय थॉट ऑफ अ गुड आइडिया, कि एक चालाक लड़के ने एक बड़े अच्छे विचार के बारे में सोचा, उसको एक बड़ा अच्छा आइडिया माइंड में जनरेट हुआ। इसका अर्थ ये हुआ। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूएल। क्रूएल का हिंदी हम सभी लोगों को पता है। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूएल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। अब इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को समझिए। When someone is cruel, they do bad things to hurt others। इसका मतलब हुआ कि जब कोई निर्दयी होते हैं, जब कोई क्या होते हैं? निर्दयी होते हैं। When someone is cruel, उनके द्वारा बुरे चीज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बुरे चीज। क्यों? तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। क्या करने के लिए? दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, टू हर्ट अदर्स। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए क्या है। द क्रूअल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर। इसका मतलब होता है कि एक निर्दयी आदमी अपनी बहन पर चिल्लाता है, या एक निर्दयी आदमी अपनी बहन पर चिल्लाया। यहाँ केवल भाव से मतलब है। हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंस पर फिलहाल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड बाय दीज सेंटेंसेस। तो यल्ड का मतलब यहाँ से एक जान लीजिए, यल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। यल्ड का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। टू स्पीक लाउडर, तो यल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज फाइनली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनली? तो फाइनली का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है अंततः या आखिरकार। इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखिए जो इंग्लिश में प्रोवाइडेड है। सो द इंग्लिश में प्रोवाइडेड जो तर्क है वो है, इफ समथिंग इज हैपन्स फाइनली, यदि कोई चीज फाइनली होता है, इट हैपन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और एट द एंड। इसका मतलब है कि वह जो भी कुछ हुआ है वो बहुत लंबे समय के बाद हुआ है और अंत में हुआ है। कब हुआ है? अंत में हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही फाइनली क्रॉस्ड द फिनिश लाइन आफ्टर 5 hours ऑफ रनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वह आखिरकार जो क्रॉस्ड लाइन था, जो अंतिम जो फिनिशिंग लाइन थे, उसको क्रॉस कर गया। कब? 5 घंटा रनिंग करने के पश्चात। मतलब ये जो फिनिशिंग लाइन है, इसको क्रॉस करने की प्रक्रिया एकदम से नहीं हुई है, बहुत लंबे समय के बाद, 5 घंटे के बाद हुई है। और ये जो हुई है ये अंत में हुई है। ये जो हुई है रनिंग के लास्ट फेज में हुई है जाकर के। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हाइड। अब हाइड का मीनिंग क्या है? तो हाइड के मीनिंग के बारे में कहा गया है, टू हाइड इज टू ट्राई नॉट टू लेट अदर्स सी। इसका मतलब है, देखिए हाइड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना। तो इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए इसके बारे में ये कहा गया है कि टू हाइड मतलब हाइड करने का मतलब है ट्राई नॉट टू लेट अदर्स सी यू। मतलब प्रयास करना कि कोई देख ना ले। ट्राई नॉट टू लेट अदर्स सी यू, प्रयास करना कि कोई दूसरा न देख ले। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें है, द अदर चिल्ड्रेन विल हाइड वाइल यू काउंट टू 100। कि अन्य जो बच्चे हैं, जैसे बचपन में जो है एक गेम हुआ करता था जिसमें एक व्यक्ति जो है 100 आई क्लोज करके काउंट करते थे और उनके अन्य साथी छिप जाया करते थे, और फिर उसके बाद वे सबों को खोजा करते थे कि कहाँ कहाँ लोग छिपे हुए हैं। तो उसी गेम के बारे में बात चल रही है और ये कंडीशन बताया जा रहा है कि 100 जब तक गिनी जाएगी तब तक बाकी जो बच्चे हैं वो सब छिप जाएंगे। हाइड मीन्स छिप जाना।
नेक्स्ट वर्ड इज हंट, HUNT, हंट। हंट का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना, और इसके लिए जो मीनिंग है एक्सप्लेन किया गया है, टू हंट इज टू लुक फॉर और सर्च फॉर एन एनिमल टू किल। इसका मतलब हुआ कि हंट करने का मतलब है खोजना, सर्च करना। किसे? जानवर को। किस उद्देश्य से? उसे मारने के लिए। शिकार करने की प्रक्रिया में जो शिकार करने के लिए लोग जाते थे, वो जानवर को जंगल में खोजते थे। किस उद्देश्य से? उसे मारने के लिए। यहाँ देखिए एक फिगर में यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली दिखाया जा रहा है कि यह एक शिकारी है यहाँ, और यहाँ पर एक जीव है जिसको मारने के लिए जो है यह व्यक्ति अपना एक स्टैंजा तैयार किए हुए है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, सॉरी, द एग्जाम्पल वी नीड टू डिस्कस। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। पीपल हंटेड विथ बॉज एंड एरो। इसमें यह कहा गया है कि बहुत लंबे समय पहले जो लोग थे वो तीर धनुष का सहारा लेते थे शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लॉट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लॉट। अब लॉट के ऊपर बात की जाए तो लॉट क्या होता है? लॉट के बारे में हम लोग जानते हैं कि लॉट का मतलब होता है बहुत, मेनी। जैसे यदि कोई कह रहा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो इसके मीनिंग देखिए क्या दिया गया है। ए लॉट मीन्स अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, etc। इसका सिंपल मतलब आप समझ जाइए, लॉट का मतलब मेनी। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, या अमाउंट ऑफ पीपल, लोगों का जो एक परिमाण है, या जानवरों को लेके हो गया, या किसी वस्तु को लेके हो गया, जो भी हो, बस उसका मीनिंग किस में आना चाहिए? अ लार्ज नंबर में। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लॉट। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। कि इस टोकरी में बहुत सारे सेब उपस्थित हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, कि इस बास्केट में बहुत सारे सेब उपस्थित हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मिडिल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मिडिल। तो मिडिल का मतलब क्या होता है? बीच में, इन अ सेंटर। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या एक्सप्लेन किया गया है। द मिडिल ऑफ समथिंग इज द सेंटर और अ हाफ वे पॉइंट। इसका वही मतलब हुआ कि द मिडिल ऑफ समथिंग, इसका मतलब कि किसी भी चीज के बीच में होने का मतलब होता है कि द सेंटर में होना, या हाफ वे पॉइंट पर। हाफ वे पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे ये एक लाइन है, तो हाफ वे पॉइंट का मतलब कि ये बीच में। हाफ वे मतलब इधर से भी आधा, जैसे पूरा अगर मान के चलिए एक्स गैप होता, तो इधर से जो इसका गैप होना चाहिए वो होना चाहिए x/2। तो इसको जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा इन अ मिडिल। क्या कह दिया जाएगा? इन अ मिडिल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है द कैनेडियन फ्लैग। द कैनेडियन फ्लैग हैज अ मैपल लीफ इन द मिडिल ऑफ इट। कि जो कनाडा का जो फ्लैग है उसमें मैपल लीफ जो है, मैपल लीफ जो है बीच में है। देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ एक लीफ है जो इस फ्लैग के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए जो है यहाँ पर मिडिल टर्म का यूज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मोमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अ मोमेंट इज अ सेकेंड और अ वेरी शॉर्ट टाइम। वैसे मैं इसका हिंदी पहले बता दूं, मोमेंट का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। क्षण का मतलब होता है बहुत कम समय अंतराल। उसी को लेकर के कहा गया है कि अ मोमेंट इज अ सेकेंड, कि एक क्षण जो है या तो एक सेकेंड का होता है, और अ वेरी शॉर्ट टाइम, या बहुत छोटे समय अंतराल का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई वॉज ऑलरेडी अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर द मीटिंग। इसका मतलब कि मैं कुछ क्षण देर था, मैं कुछ क्षण देर था। किस चीज़ के लिए? मीटिंग के लिए। किस चीज़ के लिए? मीटिंग के लिए। तो इस चीज़ के बारे में बोली जा रही है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज्ड।
नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी। प्लीज्ड का जो मीनिंग होता है ये होता है हैप्पी। ये याद रखिएगा, ये बड़ा फेमस वर्ड है और कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी। तो इसके देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। When someone is pleased, they are happy। बिल्कुल, जब कोई प्लीज्ड होता है, क्या होता है? प्लीज्ड। तो उनके द्वारा क्या महसूस की जाती है? हैप्पीनेस। तब वे अपने आप को हैप्पी मानते हैं, खुश मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, शी वॉज प्लीज्ड विथ द फोन कॉल शी रिसीव्ड। कि वह जो है, देखिए यहाँ एक एक्सप्रेशन दी जा रही है एक लेडी के द्वारा जिसमें वो खुश दिख रही हैं। वो क्या दिख रही हैं? खुश दिख रही हैं, हैप्पी दिख रही हैं। तो उसी के लिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है कि शी वॉज प्लीज्ड विथ द फोन कॉल शी रिसीव्ड। कि वह उस फोन कॉल से खुश महसूस कर रही हैं जो फोन कॉल को उन्होंने रिसीव किया है, जिस फोन कॉल को उन्होंने क्या किया है? रिसीव किया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमिस। प्रोमिस का क्या मतलब होता है? प्रोमिस का मतलब होता है वादा। तो इसका मीनिंग क्या दिया गया है? टू प्रोमिस इज टू से यू विल डू समथिंग फॉर श्योर। इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी से प्रोमिस करते हैं तो आप सामने वाले को यह सांत्वना देते हैं कि आप कोई काम करेंगे और ज़रूर करेंगे, फॉर श्योर, निश्चित रूप से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया गया है? एग्जाम्पल है, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न माई की बाई टुमारो। इसका मतलब है कि उसने वादा किया, उसने वादा किया कि वह रिटर्न कर देगा क्या? मेरे चाबी। कब तक? कल तक। कब तक? कल तक। तो ये प्रॉमिस के लिए था। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लाई। क्या है? रिप्लाई। तो रिप्लाई का मतलब क्या होता है? रिप्लाई का सिंपल मतलब होता है आंसर बैक करना। कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछा और आप जब उसका आंसर दे रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप रिप्लाई दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग देखिए, टू रिप्लाई इज टू गिव एन आंसर और से बैक टू समवन। यही बात बताया गया था कि रिप्लाई का मतलब होता है आंसर बैक करना। क्या करना? आंसर बैक करना, या जो भी कुछ कहा उसके बैकवर्ड में आपके द्वारा कुछ रिप्लाई करना। नाउ द एग्जाम्पल इज, शी आस्क्ड हिम व्हाट टाइम हिज मीटिंग वॉज, ही रिप्लाइड एट 3। इसका मतलब हुआ कि उसने कहा कब मीटिंग था और उसने रिप्लाई दिया 3 बजे। क्या बजे? 3 बजे। तो वो आंसर बैक किया, इसलिए यहाँ पर लिखे गए हैं रिप्लाइड। नेक्स्ट वर्ड इज सेफ। नेक्स्ट वर्ड इज सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है कि जब कोई खतरे से बाहर हो, जब कोई खतरे से बाहर हो। तो इसके एग्जाम मीनिंग समझिए, व्हेन अ पर्सन इज सेफ दे आर नॉट इन डेंजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति सेफ होता है, इसका मतलब वह डेंजर में नहीं होता है, वो डेंजर से बाहर होता है, खतरे से बाहर होता है। इसके एग्जाम्पल समझिए। तो इसके एग्जाम्पल हैं, पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ। यहाँ पर यह कहा गया है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सीट बेल्ट लगा ले। कहाँ? कार में। कहाँ? कार में। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब होता है कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके करने के बाद सामने वाला व्यक्ति चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। जिस सामने वाले व्यक्ति की जो समझने की क्षमता है उससे बाहर का कुछ करके दिखा देना। जैसे कि एग्जाम्पल जो है, इसको समझाने के लिए जो दिए गए एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, देखिए, अ ट्रिक इज समथिंग यू डू टू फूल अनदर पर्सन। कि ट्रिक जो है कुछ ऐसा करने को कहा जाता है जिसे करने के पश्चात लोग बेवकूफ़ बनते हैं। बेवकूफ़ बनने का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस से नहीं है, इसका मतलब है कि सामने वाले ऐसे स्थिति में चले जाते हैं जिस स्थिति में उन्हें पता नहीं होता है कि जो भी घटना उन्होंने देखे वो हुआ कैसे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है, हिज कार्ड ट्रिक रियली सरप्राइज्ड अस। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कार्ड्स पर कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए एक फ़ोटो में दिखाई गई है कि इसके हाथ में जो है कार्ड्स हैं और ये कुछ करने को
एक्सप्रेस कर रहा है बाय डूइंग समथिंग। तो जो इसने कुछ ऐसे किए कार्ड्स ट्रिक्स जिसको देख करके सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। और सरप्राइज्ड होने का मतलब कोई समझ नहीं पाया कि हाउ दिस हैपेंड। नाउ द लास्ट वर्ड इज वेल। लास्ट वर्ड इज वेल। और ध्यान में रखिएगा वेल जब नाउन के फॉर्म में होगा, वेल क्या होगा जब नाउन के फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है कुआं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुआं? कुआं का मतलब होता है जिससे पानी निकाली जाती है, ठीक है। बट जब ये एडवर्ब के रूप में हो, किसके फॉर्म में हो, एडवर्ब, तो एडवर्ब के फॉर्म में जब हो तो इसका मतलब होता है फाइन। इसका मतलब क्या होता है, फाइन। जैसे 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग था, ऑल इज वेल। तो वहां जो वेल है वो वेल नाउन नहीं था, वो वेल था एडवर्ब। क्या था, एडवर्ब। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो इसके देखिए मीनिंग क्या दिए गए हैं, तो इसके मीनिंग बताए गए हैं, यू यूज वेल टू से दैट समथिंग वॉज डन इन अ गुड वे। इसका मतलब हुआ कि आप वेल शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप यह कहना चाहते हैं कि कुछ किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कोई काम संपन्न हो गया एकदम प्रॉपर वे में, किसी प्रकार की कोई उसमें गड़बड़ी नहीं की गई है। जैसे एग्जाम्पल में है, द कपल कैन डांस क्वाइट वेल। कि जो कपल है, देखिए इस फोटो में प्रस्तुत की जा रही कपल के बारे में बात चल रही है, इनको देख करके कही जा रही है कि ये जो कपल हैं, ये जो जोड़े हैं, ये बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं। दे कैन डांस क्वाइट वेल। तो ये वर्ड्स थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं मुझसे पहले, इसका अर्थ है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझा है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द राइट वर्ड फॉर द गिवन डिफिनीशन। मीन्स कि यहाँ पर क्वेश्चन में डिफिनीशंस हैं, और इन डिफिनीशंस को डिफाइन करने के लिए जो एप्रोप्रिएट टर्म्स हैं उनको चूज करने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैड फॉर हर्टिंग अदर्स, सॉरी बैड और हर्टिंग अदर्स। वो जो बुरे होते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्रूएल। क्या कहा जाता है, क्रूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लास्ट और एट द एंड। एट लास्ट और एट द एंड, इसका मतलब था फाइनली, आखिरकार, अंत में। नेक्स्ट वर्ड इज टू ट्राई टू फाइट और हर्ट। प्रयास करना, किसी से लड़ना या किसी को तकलीफ पहुंचाना, इसको क्या कहा जाता था, अटैक। अगला, टू नॉट लेट अदर्स सी। कुछ ऐसा करना जिससे कि लोग देख ना सके, इसे कहते थे हाइड। नेक्स्ट वर्ड इज द लोएस्ट पार्ट। किसी भी चीज का जो सबसे लोएस्ट पार्ट, निचला जो हिस्सा था, उसे कहे जाते थे बॉटम। यह पार्ट बी है इस एक्सरसाइज का, चूज द राइट डिफिनीशन फॉर द गिवन वर्ड। इसमें भी राइट डिफिनीशन को ही चूज करने हैं, बट अब की बार क्वेश्चन 1 वर्ड में है, और जो ऑप्शंस हैं वो 1 वर्ड में होंगे या मोर देन 1 वर्ड में होंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड इज एंग्री, तो एंग्री जो शब्द है इसके लिए जो मीनिंग होगा वो होगा मैड। जैसे जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता था ये कि आई एम मैड एट यू, इसका मतलब था कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हमेशा मैड का मतलब पागल से नहीं होता है, मैड का मतलब एंग्री भी होता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या था, बहुत छोटा टाइम पीरियड, जिसके लिए परफेक्ट आंसर है अ शॉर्ट टाइम। क्या है, अ शॉर्ट टाइम। थर्ड वर्ड इज प्रोमिस। प्रोमिस का मतलब क्या था, प्रोमिस का मतलब था यह कहना कि यह मैं जरूर करूंगा, आई विल डू डेफिनेटली, तो आई विल बी द आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लाई। रिप्लाई जो है इसका मतलब क्या था, रिप्लाई का मतलब था आंसर बैक करने से, तो टू आंसर समवन इज कॉल्ड टू रिप्लाई समवन, तो रिप्लाई का मीनिंग होगा टू आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज सेफ। सेफ का मतलब क्या था, खतरे से बाहर होना। खतरे से बाहर होने का मतलब नॉट वरीड अबाउट बीइंग हर्ट, नॉट वरीड अबाउट बीइंग हर्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट बी। यह इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसमें
जो सही सेंटेंस होंगे उनके सामने टिक लगाना है, और जो गलत होंगे उसके सामने क्रॉस लगा भी सकते हैं और नहीं भी, बट चूंकि क्रॉस के लिए नहीं बोला गया है तो जो केवल ट्रू होगा उसके आगे टिक लगा देंगे। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अ क्लेवर पर्सन कैन सॉल्व अ पजल इजिली। यस, अ क्लेवर पर्सन कैन मतलब एक चालाक व्यक्ति पजल को आसानी से सॉल्व कर सकता है। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट वर्ड, sorry, next sentence, when a plane arrives it leaves the ground and goes into the sky। no, जब प्लेन आएगा, तो जब प्लेन आएगा तो वो जमीन को छोड़ेगा थोड़ी ना, ये तो टेक ऑफ टाइम होता है। ये अराइव्स का मतलब आना होता है, तो वो ग्राउंड को छोड़ेगा नहीं और न ही वो आकाश में जाएगा, वो तो जमीन पे आएगा। तो ये गलत था, तो आप चाहे तो यहाँ क्रॉस कर सकते हैं या केवल टिक भी करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज एट नून, दोपहर में, द सन इज नियर द बॉटम ऑफ द स्काई। नो, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नून का मतलब होता है दोपहर, नून का मतलब क्या होता है? दोपहर। तो इसमें कहा गया है कि दोपहर के समय जो सूर्य है वो बॉटम में होता है, मतलब तल पर होता है। नहीं, तल पर नहीं, मिडिल में होता है। सूर्य जो है एकदम बीचों बीच होते हैं, जैसे दिस इज द अर्थ, सो दिस विल बी द मिडिल पोजीशन। बॉटम का मतलब होता है कि यहाँ पे, तो बॉटम का जो सिचुएशन है यहाँ या यहाँ, ये तो तब होगा जब मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम होगा, बट बात दोपहर की जा रही है, तो ये रॉन्ग है, तो हियर इज क्रॉस। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ आई ब्रेक माई ब्रदर्स बाइक ही विल बी एंग्री। यस, यहाँ पर इससे ये मीनिंग आया कि यदि मैं अपने भाई की बाइक को तोड़ दूं तो वह गुस्सा होगा, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। सो देयर विल बी अ टिक। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज ईजी टू हाइड इन अ डार्क प्लेस। इट इज ईजी टू हाइड इन अ डार्क प्लेस, सही है, अंधेरे में छिपना आसान होता है, अंधेरे में छिपना आसान होता है, सो इट इज राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेनी काइंड्स ऑफ फिश आर अफ्रेड ऑफ वाटर। नो 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 नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं मछलियों के जो पानी से डरती हैं। नहीं, पानी से डरने वाले फिश कैसे हो सकता है? सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज क्रॉस। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ इज एट नाइट, रात में, योर पेरेंट्स में से हाइड योर आइज एंड गो टू स्लीप। नो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। इसका मीनिंग समझिए पहले। इसका मीनिंग है कि रात में आपके जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे या बोल सकते हैं हाइड योर आइज, अपने आँख को छिपाओ और सो जाओ, अपने आँख को छिपाओ और सो जाओ। वैसे ये फ्रेज के रूप में बोली जा सकती है, बट हाइड के जगह क्लोज बोला जाता है, हाइड के जगह क्लोज बोली जाती है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज हेवी थिंग्स, हेवी थिंग्स विल गो डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशियन। यस, दिस इज ट्रू। जो हेवी, भारी जो चीज़ें होती हैं वो जो हैं वो समुद्र के तल में चली जाती हैं, वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते। सो हियर विल बी टिक। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसको देखी जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज क्रूवल टू कीप अ डॉग इन अ स्मॉल केज ऑल डे। इसका मतलब है कि यह निर्दयता होगी, यह निर्दयता होगी एक कुत्ते को छोटे से पिंजरे में दिन भर रखना। यस, इसके लिए टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट, योर मदर विल बी एंग्री व्हेन यू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। गार्जियन अच्छे मार्क्स से गुस्सा थोड़ी ना होते हैं। यहाँ पर कहा गया है गुड ग्रेड्स, तो गुड ग्रेड्स से वो एंग्री नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज एनिमल्स कैन नॉट हंट बिकॉज दे डू नॉट हैव हैंड्स। एनिमल्स कैन नॉट हंट बिकॉज दे डू नॉट हैव हैंड्स। नहीं, ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि जिनके पास हाथ होगा वही शिकार कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं गलत साबित हो गई, सो इट इज अनट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज अ गुड आइडिया,
इट इज a good idea to arrive early for class. It is a good idea to arrive early for class. Yes, it is good idea to arrive early for class. So it is correct. It is correct. Next sentence is people sometimes attack pictures to email messages. No. Attack नहीं, इसके जगह पर सही वर्ड होगा क्लिक और कैप्चर, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस इज सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स. कुछ लोग स्पाइडर्स से डरते हैं. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट सेंटेंस इज अ मोमेंट इज लाइक अ सेकेंड और टू. यस, इट इज ट्रू. इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड. तो ये सही बात है कि जो क्षण है वो 1 या 2 सेकेंड का ही होता है. नेक्स्ट वर्ड इज न्यू शूज आर यूजुअली नॉट वेरी कंफर्टेबल और क्लेवर. नो, ये गलत हो गया. कंफर्टेबल तक तो सही है, अब जूते का चालाकी से क्या संबंध. सो दैट इज इनकरेक्ट वर्ड, अनएप्रोप्रिएट वर्ड हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट इज small animals do not usually attack big animals. Yes, it is true. That is why they are small. ज़्यादातर सामान्यतः जो छोटे जानवर हैं वो बड़े जानवर को अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े जानवर ज़्यादा शक्तिशाली सामान्यतः हुआ करते हैं. सो इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट जो लाइन है वो है देयर आर 12 मोमेंट्स इन अ ईयर. नो, 12 मोमेंट्स नहीं होते हैं, 12 मंथ होते हैं. सो इट इज़ इनकरेक्ट. Last sentence is a cruel person will try to help others all the times. No, it is untrue. जो निर्दयी व्यक्ति हैं वो हमेशा किसी का मदद करना नहीं चाहते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि a cruel person will try to help others at all times. तो ये गलत हो गया. जो निर्दयी व्यक्ति हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं. सो इट इज़ इनकरेक्ट. लास्ट सेंटेंस इज यू कैन यूज अ गन टू हंट इन द फॉरेस्ट. कि आप जो हैं बंदूक का प्रयोग कर सकते हैं जंगल में शिकार करने के लिए. क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए. तो ये करेक्ट है. तो एक्सरसाइज जो थे ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 2 एक्सरसाइज ए और बी, ये दोनों हो गए एंड. अब नेक्स्ट सेशन में स्टोरी पर बात कर लेंगे जो इसी चैप्टर से एसोसिएटेड होगा.